So hello friends. So friends, we were discussing rotational dynamics, and in rotational dynamics, today we will discuss what is banking of the road. Now rotational dynamics इस लेसन में अब तक हमने देखा है कि what is angular displacement. Then we saw what is angular velocity and angular acceleration. As well as we saw the relation between linear velocity and angular velocity. उसके बाद हमने देखा कि what is uniform circular motion and what is non-uniform circular motion. And also we saw two important forces, that is the centripetal force and centrifugal force. और ये जो दो forces है centripetal force and centrifugal force, ये दोनों एक काफी important role play करने वाले हैं in the derivations related to banking of the road. बिकॉज ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड की जो कंसेप्ट है उसमें हम जो डेरिवेशंस करने वाले हैं उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की काफी हेल्प लगने वाली है. तो अगर आपको ये नहीं पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और उनके फॉर्मूलेस क्या क्या है, तो प्लीज एक बार वो वीडियो देख लीजिए और उसके ही बाद ही आप बैंकिंग ऑफ द रोड ये टॉपिक आगे स्टार्ट कीजिए. बिकॉज उन फोर्सेस के बगैर हम ये टॉपिक सीख ही नहीं सकते. So it is very important that you should know what is centripetal force and what is centrifugal force. Now friends, अगर आप बैंकिंग ऑफ द रोड ये टॉपिक देखें तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बिकॉज बोर्ड्स की एग्जाम में भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस बैंकिंग ऑफ रोड पे पूछे जाते हैं और एज वेल एज जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी बैंकिंग ऑफ द रोड एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है. बिकॉज इसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, इसके डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें. बिकॉज एक बार आपको इसके डेरिवेशन अच्छे से आ गए तो आपका इस टॉपिक पे एक अच्छा सा कमांड आ जाएगा जिसके बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप वो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे. तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है यहाँ पे कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है? तो बैंकिंग ऑफ रोड असल में कुछ नहीं, जस्ट हमारा जो नॉर्मल रोड है वैसे हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लैट होता है. उसी हॉरिजॉन्टल रोड को जब हम एक सर्टेन एंगल पे रेज करते हैं, यानी एक सर्टेन एंगल पे उस रोड को जब उठाते हैं तो उसे हम बैंकिंग ऑफ रोड बुलाते हैं. और ये जो एंगल है जिस एंगल पे इस रोड को रेज किया जाता है यानी उठाया जाता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ बैंकिंग बुलाते हैं. यानी देखो हमारे रोड जनरली ऐसे फ्लैट होती है, ऐसे सीधी होती है, जस्ट उसी रोड को आपको ऐसे टेढ़े उठा देना है तो वही होता है बैंकिंग ऑफ रोड. यानी अगर आप देखें सी ये हमारी कार है तो ये कार इस पे ऐसे ऊपर चढ़ रही है, ये स्लोप नहीं, ओके, ये कार ऐसे सीधे ट्रैवल कर रही है. तो जो पूरा रोड ऐसे फ्लैट था उसी रोड को हमने जस्ट एक सर्टेन एंगल पे ऐसे रेज कर दिया. और ये ज्यादातर आपको देखने मिलेगा टर्न्स पे. यानी अगर आपके सिटी में कोई इंपॉर्टेंट टर्न है, ओके, जैसे एक बड़े बड़े हाईवेज होते हैं तो उन हाईवेज के टर्न्स पे आपने देखा होगा कि उस रोड को थोड़ा सा एक रेज कर दिया जाता है. तो दूसरा क्वेश्चन आता है why there is a need to bank a road. Okay, why there is a need to bank a road, कि किसी रोड को हमें बैंक करने की क्या जरूरत है या फिर क्यों ये कंसेप्ट हमारे बुक में है. तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जब एक कार एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे टर्न लेती है तो टर्न लेते वक्त उस पर किस किस टाइप की फोर्सेस एक्ट करती हैं और वहां का क्या मैकेनिज्म होता है. Because that mechanism will help us to find the answer to our question कि why there is a need to bank a road. इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड पे जब एक कार टर्न लेगी तो उस पर कितने टाइप की फोर्सेस क्या क्या मैकेनिक्स लगती है. बिकॉज अगर आपको वो मैकेनिक्स पता चले तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी रोड को हम बैंक क्यों करते हैं. now इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. ओके, यानी जनरली आप जो रोड देखते हो, जिन रोड पे आप टर्न लेते हो वो सारे रोड्स हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है. बट इसमें भी हम दो केसेस डिस्कस करेंगे. सबसे पहला केस होगा एक स्मूथ रोड का और दूसरा केस होगा एक रफ रोड का. और दोनों ही केसेस में हम ये देखेंगे कि हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए,
देन स्पीड के लिए क्या क्या इक्वेशंस होनी चाहिए, देन मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक बैंक रोड। ओके, तो बैंक रोड में भी अगेन दो केसेस देखेंगे, एक स्मूथ बैंक रोड और एक रफ बैंक रोड। तो स्मूथ बैंक रोड पे हमारी वेलोसिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसके क्या इक्वेशंस बनेंगे, और रफ बैंक रोड पे हमारी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए और उस केस में वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसके बाद बैंकिंग ऑफ द रोड इस टॉपिक पे आपका अच्छी तरह से कमांड आ जाएगा, एज वेल एज जो डेथ वेल ऑफ डेथ है, ओके, यानी मौत का कुआं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मौत के कुएं में अगर हमें गाड़ी चलानी है तो उस केस में हमारी वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होना चाहिए। ये सारे केसेस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे किस किस टाइप की फोर्सेस एक्ट करती हैं उस कार पे या उस व्हीकल पे जो इस रोड के अलॉन्ग टर्न ले रहा है। तो चलो एक कर्व रोड ड्रॉ करते हैं। ये आ गया हमारा कर्व, ये इस कर्व रोड का सेंटर O और ये उस कर्व रोड का रेडियस R। ना इस कर्व रोड के ऊपर ये एक कार है, जो कार एक v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये जो कार है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसे इस कर्व रोड के अलॉन्ग एक टर्न लेना है। तो टर्न लेते वक्त अभी यहाँ पे क्या होगा, तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी कर्व रोड पे जोर से एक टर्न लेते हैं तो आपकी बॉडी या पूरी की पूरी कार दूसरे साइड पे ड्रिफ्ट होने लगती है, यानी शिफ्ट होने लगती है। जैसे अगर आप लेफ्ट साइड में टर्न लो तो बॉडी राइट साइड में मूव होती है, उसी तरह अगर आप राइट साइड में टर्न लो तो बॉडी लेफ्ट साइड में मूव होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आप टर्न ले रहे हो तो जिस साइड में आप टर्न ले रहे हो उसके अपोजिट साइड पे एक आप पे फोर्स लगती है, और वो फोर्स कौन सी होती है? इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिकॉज अगर आप देखें ये कर्व रोड एक सर्कल का ही पार्ट होगा, यानी ये जो कार है वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन पे हमें पता है पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स है? एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कब अप्लाई होती है? जब जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। तो अभी इस मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो गाड़ी के अंदर बैठा है, अब गाड़ी का कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी आपका भी कुछ एक्सेलरेशन है। तो आपका कुछ एक्सेलरेशन है यानी आप कौन से फ्रेम में हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे तभी आप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए आपको लगता है कि आप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये जो कार है ये बाहर की डायरेक्शन में जाएगी और आप यहाँ पे टर्न नहीं ले पाओगे। नाउ जैसे कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे हम दो टाइप्स के रोड देखेंगे, एक स्मूथ रोड और एक रफ रोड। तो ये वाला जो रोड है ये एक स्मूथ रोड। कैसा रोड है? एक स्मूथ रोड। नाउ जनरली कोई भी रोड स्मूथ तो नहीं होता, बट फिर भी हम एक आइडियल केस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, एक आइडियल केस। नाउ ये मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बार बताया है कि फिजिक्स में जैसे ही आप आइडियल वर्ड सुनो तो समझ लो कि ये सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में जितनी भी आइडियल चीजें हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होती। ओके, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो बिना फ्रिक्शन, स्मूथ रोड यानी जिसपे फ्रिक्शन ना हो, तो बिना फ्रिक्शन वाली रोड कभी बन ही नहीं सकती। तो ये जैसे एक इमेजिनरी केस है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि ऐसे केस में क्या क्या फोर्सेस लगती उस कार में। तब यहाँ पे देखो कार पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, बट क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करने के लिए कोई है? तो कोई नहीं। एज वेल एज यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है बिकॉज ये स्मूथ रोड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कार टर्न लेने आएगी इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी वजह से ये बाहर चली जाएगी। या इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड है, ये गाड़ी स्किड ऑफ होगी या स्किड आउटवर्ड होगी। स्किड ऑफ या स्किड आउटवर्ड, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। इनका मीनिंग होता है कि टर्न लेते वक्त गाड़ी का बाहर चले जाना, यानी रोड से गाड़ी बाहर चली जाती है। इसे आप स्किड आउटवर्ड बुला सकते हो या स्किड ऑफ बुला सकते हो।
और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कार जब इस स्मूथ रोड पे ट्रैवल कर रही है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर जा रही है। यस, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है mv² अपॉन आर, जहां m इस कार का मास है, v इस कार की वेलोसिटी है और r इस कर्व रोड का रेडियस है। ओके, तो ये हमने इस केस को देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह से। अभी हम सेम कहानी को देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से ये कंसेप्ट तो समझ में आ गए, बट अभी देखते हैं कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट ये इतना पार्ट भूल जाओ। ओके, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इतना भूल जाओ। तो अभी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इनर्शियल फ्रेम में वर्क करेगी, तो आपको गाड़ी के बाहर आना पड़ेगा और बाहर से इस कार की मोशन को देखना पड़ेगा। आप क्या देखोगे कि कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, और आपको तो पता है कि इफ देयर इज अ सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये कार अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। बट और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अंदर के डायरेक्शन में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, बट यहाँ पे उस कार को वो फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो कार पे सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो कार को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं है, और जब किसी ऑब्जेक्ट के पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो क्या वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। तो इसलिए इस कार के पास सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं है, इसलिए ये कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाती और इसे सीधे निकल जाएगी। ओके, तो अभी हमने इस स्टोरी को दोनों तरफ से देखा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ से भी देखा और सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से भी देखा। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम है। जस्ट आपको कंसेप्ट अच्छे से समझनी चाहिए। दोनों में से जो फोर्स यूज करके आपको इस कंसेप्ट को समझना है आप समझ सकते हो। ओके, तो अभी हमने स्मूथ रोड के साथ तो देख लिया, बट सपोज ये रोड अगर रफ होता तो, जैसे हमारे सारे रोड हैं, उस केस में क्या होता? तो चलो अभी रोड को बनाते हैं रफ, कंसिडर करते हैं एक रफ रोड, जैसे कि हमारे ज्यादातर रोड होते हैं। ओके, तो लेट्स कंसिडर कि हमारे पास यहाँ पे एक रफ रोड है। ये अगेन हमारी कार आ गई। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड जो कि रफ है, यानी इस बार इस रोड पे फ्रिक्शन होगा और इस रफ रोड पे ये कार को ऐसा टर्न देना है। तो वापस से वही होगा, आप कार पे अंदर बैठे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब कार टर्न लेगी तो आपकी बॉडी एक साइड जाएगी, तो आपको क्या लगेगा कि कार पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है ना। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार बाहर की डायरेक्शन में आएगी, तो उस वक्त फ्रिक्शन क्या बोलेगा? फ्रिक्शन बोलेगा कि कार बाहर जा रही है, तो मैं कार को अंदर खींचता हूं, मैं कार को अंदर खींचता हूं। तो फ्रिक्शन ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है? वो मोशन को अपोज करता है, यानी मोशन जिस डायरेक्शन में होगी फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार कहाँ जा रही है? इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हुई? इनवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को संभाल लिया, जिसकी वजह से अभी कार एक अच्छा सा कर्व टर्न ले पाती है। तो ये होता है जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे एक टर्न लेते हैं, जो रोड का फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है कि हम अच्छे से टर्न ले पाए। बट अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम टर्न ले पाते? तो नहीं ले पाते, और गाड़ी स्किड आउटवर्ड हो जाती या स्किड ऑफ होती, जो इस केस में नहीं हो रहा है बिकॉज हमारे पास फ्रिक्शन है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा mv² को इक्वल चाहिए? तो नहीं, वो कंडीशन कुछ इस तरह है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा या तो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए mv² अपॉन r, यानी हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए या उसे इक्वल होनी चाहिए। बिकॉज देखिए आप ही सोचिए कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, और गाड़ी बाहर चली जाएगी। बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है।
फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू को मैक्स तक ला सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। बट सपोज हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से भी बढ़ा दिया। अच्छे से सुनिए, अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से भी बढ़ा दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी, और अभी फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ नहीं कर सकते, तो उस केस में कार क्या होगी, स्किड आउटवर्ड, यानी बाहर चली आएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज हमेशा mv² और r के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए, बिकॉज इन्हीं दो केसेस में हमारी जो कार है वो एक स्मूथली टर्न ले पाएगी ना। यहाँ पे काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है फ्रिक्शन के बारे में, कि अगर आप देखें फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, तो बाकी सारे केसेस में, बाकी आप कोई भी केस ले लीजिए, बाकी सारे केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो μFn से कम होती है। ओके, बाकी कोई भी आप केस ले लीजिए, हर केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू μFn होती है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए मैंने Fs लिखा है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए Fs लिखा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा μFn के μFn से छोटी होती है। बट जब हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वाले केस में ही जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो μFn को इक्वल होती है, बिकॉज ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। फ्रिक्शन इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू ले नहीं सकता, जहाँ पे μF क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है, और n क्या है, तो n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे सी हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बिकॉज जब तक हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है तब तक हम गाड़ी को बचा पाएंगे। जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल है हम गाड़ी को संभाल पाएंगे। बट जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ऊपर चली जाएगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कुछ नहीं कर पाएगा, और जो गाड़ी है या जो कार है वो स्किड ऑफ हो जाएगी, यानी बाहर चली जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू mv² अपॉन r। क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू μFn होती है, तो इसे वहां पे पुट कर देंगे, तो μFn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv² अपॉन r। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके बुक में लिमिटिंग फ्रिक्शन ये वर्ड यूज किया गया होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों सेम ही। ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इसका मीनिंग सेम ही होता है, दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन। ओके, तो लिमिटिंग में से मैक्सिमम फ्रिक्शन बुलाओ या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दोनों का मतलब सेम ही। ना n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर आप कार को देखें, सी ये हमारा रोड, ये उस पर हमारी कार, ये कार के दो टायर, तो कार का जो वेट है वो डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है, और हमें पता है कि जिस तरह कार इस रोड पे एक फोर्स अप्लाई करेगा तो उसी तरह रोड भी कार पे एक फोर्स अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गाड़ी के एक्शन पे रोड का रिएक्शन निकला। ओके, तो ये है हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ना मुझे बताइए, क्या ये कार ऊपर जा रही है, नहीं। क्या ये कार नीचे जा रही है, तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और नीचे लगने वाली जो वेट है वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाती है, इसलिए कार इस हॉरिजॉन्टल रोड पे ऐसे ही खड़ी है, नहीं तो आइदर ये ऊपर जाती है और या फिर नीचे चली जाती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो n है, ओके, n इज इक्वल्स टू mg, बिकॉज तभी हमारी जो कार है वो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पे रह पाएगी, यानी यहाँ पे रोड पे रेस्ट पे रह पाएगी, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और गाड़ी का वेट mg दोनों इक्वल हो। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हमें mg मिली है, तो ये mg वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो μs mg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv² अपॉन r। तो ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ डिवीजन में है, उधर भेजो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, एंड यू विल गेट μs rg is greater than or equal to v²। ओके, μs rg is greater than or equal to v²। यहाँ हम इसी इक्वेशन को उल्टा करके लिखें तो v is less than or equal to
अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दिए, सो अंडर रूट म्यू एस आर। तो ये हमें एक इक्वेशन मिलता है। v क्या थी? v है हमारी कार की स्पीड। तो एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जब आप टर्न मारते हो तो उस केस में आपकी जो स्पीड है वो स्पीड या तो अंडर रूट म्यू एस आर जी को इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। यानी जो मैक्सिमम स्पीड होगी आपकी, जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो अंडर रूट म्यू एस आर जी होनी चाहिए। बिकॉज अगर इससे ज्यादा स्पीड होगी, ओके, बिकॉज अगर इससे ज्यादा स्पीड होगी तो जैसे स्पीड बढ़ेगी, ओके, स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो कार टर्न लेने की बजाय बाहर स्किड ऑफ हो जाएगी, यानी बाहर चली जाएगी। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्पीड है वो अंडर रूट म्यू एस आर जी से छोटी है या उसके इक्वल। ओके, उसके इक्वल वाला जो केस है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का है। इससे ज्यादा अगर आप वेलोसिटी लोगे तो गाड़ी बाहर चली जाएगी, बिकॉज उस केस में तो फ्रिक्शन भी बचा नहीं पाएगा। बिकॉज ये जो डेरिवेशन हमने किया है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लेके किया है, तो यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला ही केस कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वैल्यू के बाद फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको बचा नहीं पाएगी और आपकी कार डेफिनेटली स्किड ऑफ हो जाएगी, यानी बाहर चली जाएगी। तो इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यानी आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस और जी की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस कार की हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, सॉरी ये कार एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे किस मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। तो उस केस में आप ये मैक्सिमम स्पीड वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे हमारी क्या स्पीड होनी चाहिए। बट आपने और एक बार नोटिस किया होगा कि जब स्पीड कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है तो हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, बट पूरी तरह से गाड़ी उलट नहीं जाती। ओके, गाड़ी हम अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो हम कर्व रोड पे थोड़ा सा बाहर जाते हैं, यानी एक बड़ा टर्न लेते हैं, बट गाड़ी कभी उलट नहीं जाती। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैंने तो आपको बताया कि अगर हमारी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाए तो हम स्किड ऑफ होने चाहिए, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इतना नहीं दिखता। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखें तो आप टर्न ले रहे हो, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो वो गाड़ी थोड़ी सी दूर जाके एक बड़ा टर्न लेगी, तो ये क्या होगा? तो ये समझने के लिए सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमारी वेलोसिटी अंडर रूट म्यू एस आर जी से ऊपर चली जाए तब क्या होगा। तो क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन? ओके, सो लेट मी रीड दिस। नाउ मैंने आपके जो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है उसे आप अच्छे से याद कर लो। क्या था इक्वेशन? कि कार की जो वेलोसिटी होनी चाहिए इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर। ओके, ये हमारी वेलोसिटी का इक्वेशन। तो सपोज पहला केस कंसीडर करो कि सपोज किसी केस में हमारी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन म्यू एस आर जी। वेलोसिटी म्यू एस आर जी से रूट म्यू एस आर जी से ऊपर चली जाए तो उस केस में क्या होगा? तो सी, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो कार बाहर आने लगेगी। बट यहाँ पे होगा क्या है, जैसे कार बाहर आएगी, यानी सपोज कार यहाँ पे आ गई, तो अभी हमारा रेडियस ये इतना था। ओके, ये कार का सर्कल है तो रेडियस इतना था, बट जब वेलोसिटी बढ़ी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बढ़ने की वजह से कार बाहर आ गई और बाहर आके अभी हमारा रेडियस इतना हो गया कि ये हमारा रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। और अगर रेडियस बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, बिकॉज रेडियस कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो सामने वाली क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे mv² किसकी वैल्यू है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कम होगी वापस से मैक्सिमम फ्रिक्शन उसे संभाल लेगा और हम इजीली टर्न ले पाएंगे। और उस केस में हमारा जो टर्न होगा वो एक बड़ा टर्न होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो हमारी कार है वो स्किड होगी आउटवर्ड, हमारी जो कार है वो क्या होगी? स्किड आउटवर्ड होगी। बट जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसी के साथ जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा
और जैसे रेडियस इंक्रीज होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगी, फ्रिक्शनल फोर्स ने उसे वापस बैलेंस कर लिया और वापस से हम इजीली टर्न ले पाए। बट इस केस में अभी हमारी स्पीड बढ़ गई है तो उसे v डैश बुलाएंगे, तो v डैश इक्वल्स टू म्यू एस। रेडियस भी बढ़ गया है तो नए रेडियस को r डैश बुलाओ, r डैश से। उस केस में कुछ इस टाइप का इक्वेशन बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज हो गई तो रेडियस भी इंक्रीज हो गया, रेडियस इंक्रीज होने की वजह से स्पीड के इंक्रीज होने से की वजह से पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुई, स्पीड के इंक्रीज होने के साथ रेडियस भी इंक्रीज हुआ, रेडियस ने क्या किया, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वापस से डिक्रीज करके नॉर्मल तक लेके आया, जिस केस में फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और उसकी वजह से जो कार वो इजीली टर्न ले पाए। यानी अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में जस्ट आप एक बड़ा सा टर्न ले लोगे। ओके, आपने ये देखा भी होगा कि अगर कोई कार काफी स्पीड से आ रही तो एक बड़ा टर्न लेती है, छोटा टर्न क्यों नहीं लेती? बिकॉज अगर वो छोटा टर्न ले तो वो ठीक से टर्न नहीं ले पाएगी, ओके, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो जस्ट क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी ज्यादा है तो जस्ट बड़ा सा टर्न लेना, छोटा टर्न नहीं लेना। वेलोसिटी कम है तब एक छोटा सा टर्न ले लो, बट इफ योर वेलोसिटी इज मोर देन दिस तब क्या करो, एक बड़ा सा टर्न ले लो, उस केस में भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स बचा लेगा। तो ये होता है। बट सपोज दूसरा केस कंसिडर करो कि सपोज वेलोसिटी अगर कम है, वेलोसिटी इज लेस देन म्यू एस आर जी। सर इस केस में क्या होगा? बिकॉज अगर वेलोसिटी कम है, ओके, वेलोसिटी कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है तो अंदर की तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो क्या गाड़ी अंदर चली जाएगी? नहीं। मैंने आपको क्या बताया है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। तो जैसे ही ये वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपनी वैल्यू को कम कर लेगा, वापस से दोनों इक्वल बन जाएंगे और वापस से हमारी कार टर्न ले पाएगी। सी, फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके म्यू एस एन तक जाती है। 0 तो नहीं होती, ओके, हर चीज को थोड़ा सा ना थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, तो एक मिनिमम वैल्यू से म्यू एस एन तक जाती है। इसके बीच फ्रिक्शन कोई भी वैल्यू ले सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो एक मिनिमम वैल्यू से म्यू एस एन तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ भी वही होगा, जैसे हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को कम करेगा और वापस से फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम एक स्मूथ टर्न ले पाएंगे। तो अगर आपकी वेलोसिटी अंडर रूट म्यू एस आर जी से कम भी है तब भी डरने की जरूरत नहीं है, तब भी आप इजीली टर्न ले सकते हैं। तो ये था हॉरिजॉन्टल कर्व रोड वाला केस, जहां हमने देखा कि स्मूथ रोड हुआ, यानी जहां पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, उस केस में तो टर्न ही नहीं होगा। बट अगर रफ रोड है तो रफ रोड में हमारी वेलोसिटी ये चाहिए, बट अगर ज्यादा भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत ज्यादा मत करो। बहुत ज्यादा क्या होगा, रोड बहुत बड़ा नहीं होता, रोड की भी एक एंडिंग होती है, बैरिकेड्स होते हैं। अगर ज्यादा बड़ी वेलोसिटी आए तो रेडियस इतना बढ़ जाएगा कि आप रोड से बाहर चले जाओगे, बैरिकेड छोड़ दोगे, तो इतनी भी ज्यादा वेलोसिटी नहीं रखनी। सी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा, बट रोड भी कहीं ना कहीं तो एंड होता है ना, तो कभी कभी आपकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसके लिए रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, और इस केस में आपकी गाड़ी बैरिकेड से जाके टकरा जाएगी। तो वेलोसिटी को इतना भी ज्यादा नहीं रखना और इतना कम भी नहीं रखना है कि आप टर्न ही नहीं ले पाओ, तो वेलोसिटी को इस कंडीशन में रखना है ताकि आप प्रॉपरली टर्न ले पाओ। बट यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रिक्शन। सी, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, म्यू एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। बट क्या फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है? सो नहीं। सी, जिस दिन सपोज रोड पे अगर रेनी सीजन के टाइम रोड गीले हो जाते हैं यानी वेट हो जाते हैं, उस केस में क्या होता है कि रोड का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कम हो जाता है, और अगर सी फ्रिक्शन यानी म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो अगर कम हो गया तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इस केस में हम ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले पाएंगे, और आपने ये देखा भी होगा ज्यादातर गाड़ियां स्लिप रेनी सीजन के वक्त ही होती है, बिकॉज उन गाड़ियों को उतना फ्रिक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने देखा कि
गाड़ियों की स्पीड डिपेंड कर रही थी फ्रिक्शन पे, और इसकी वजह से हम गाड़ी को स्पीड से ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। तो अगर क्या हुआ, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए तो रोड पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और ज़्यादातर तो कर्व रोड पे, बिकॉज टर्न लेते वक्त ज़्यादातर गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंकिंग ऑफ द रोड ये कंसेप्ट है। बिकॉज बैंकिंग ऑफ द रोड में हमारे पास एक ऐसी स्पीड है जिस स्पीड के लिए हमें फ्रिक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, जिस स्पीड से अगर हम गाड़ी चलाएं तो हमें फ्रिक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो वाला भी केस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जो स्मूथ है उस केस में क्या कंडीशन होगी, और जो रफ है उस केस में क्या कंडीशन होगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक बैंक रोड, यानी बैंक रोड जो स्मूथ है जिसपे कोई फ्रिक्शन नहीं, तो उस रोड पे भी आप इजीली टर्न ले पाओगे। और एक बैंक रोड है जिसपे फ्रिक्शन है, उस केस में वेलोसिटी का क्या इक्वेशन बनेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।